we were talking about different type of business checklist for stock selection. So हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ चेकलिस्ट की। ग्रोथ चेकलिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था, दैट इज एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने बताया था, एक्चुअली ये वो है कि कंपनी मैक्सिमम मतलब कितना से कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो मार्केट से अर्न कर सकती है, कितना से कितना ज़्यादा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। ओके, कंपनी अपने मार्केट शेयर को कितना ज़्यादा बढ़ा सकती है, दैट कम्स अंडर द एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा मैं इस टर्म को डिस्क्राइब करूँगी बिकॉज कल बहुत सारे लोगों ने पूछा और मेरे से कहा कि थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग another video on special addressable market opportunity. This is the current and potential size of market opportunity. Current and potential, संभावना क्या है मार्केट की, उस स्टॉक की संभावना क्या है, उस कंपनी की संभावना क्या है मार्केट में, उसके लिए कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कम्स अंडर द एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब इसके वेज क्या है? इसका पहला वेज है लेवल ऑफ डोमेस्टिक पेनिट्रेशन। लेवल ऑफ डोमेस्टिक पेनिट्रेशन, जस्ट लाइक इंडिया के अगर कार एक्सक्यूज मी, इंडिया के अगर कार पॉपुलेशन को ले ले और उसकी एग्जाम्पल ले तो उसकी अपॉर्चुनिटी पे आते हैं। बेसिकली कार पॉपुलेशन ही आई वाज अबाउट टू से अबाउट। पॉपुलेशन मीन्स कितनी पॉपुलेशन है जो कार ऑन कर रही है। सपोज अगर एस्टिमेटेड है कार पॉपुलेशन जो लोग हैं 28 मिलियन है और 250 मिलियन हाउस होल्ड है। 28 मिलियन है, 250 हाउस होल्ड है, मिलियन हाउस होल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या हो जाता है, जो कार की जो है, और हो सकता है 10% लोग और ज़्यादा ले, 5 मिलियन जो कार की सेल है वो और बढ़े, तो वो उसके लिए जो मार्केट का जो देखा जाए कि मार्केट की जीडीपी कितनी बढ़े। जीडीपी बढ़ने का सेंस है कि लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम से मार्केट में जो परचेजिंग हुई तो दूसरे लोग भी उससे कनेक्टेड हुए। जब दूसरे लोग उससे कनेक्टेड हुए तो उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी ड्यू टू देयर बिजनेस। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग आते हैं एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। दिस इज कि कितना ज़्यादा कंपनी के पास पोटेंशियल है। तो सपोज यहाँ कंपनी के पास पोटेंशियल रहा 5 मिलियन मोर कार सेल करने का, तो इससे क्या होगा कि 5 मिलियन मोर कार अगर कंपनी सेल करती है तो उस कंपनी की पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि मोस्ट ऑफ द जो है वो अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करे। तो ये आ जाती है उसकी लेवल ऑफ डोमेस्टिक पेनिट्रेशन। लेवल ऑफ डोमेस्टिक पेनिट्रेशन क्या है? द सेकेंड वन इज दैट वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन से पहले मैं ग्लोबल बेंचमार्किंग बताऊंगी। दैट इज ग्लोबल बेंचमार्किंग की ग्लोबल बेंचमार्किंग होती है कि ग्लोबली कितने ज़्यादा सेल। अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस यूएस में कितने ज़्यादा लोग करवाते हैं, इंडिया में कितने ज़्यादा लोग करवाते हैं, कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यूएस में जो इंश्योरेंस है वो ज़्यादा लोग करवाते हैं, इंडिया में कम करवाते हैं, लेकिन लोगों की अवेयरनेस कितनी ज़्यादा बढ़ी है तो उस हिसाब से लोग जो है जो मास है वो भी जीडीपी के हिसाब से ये भी कैलकुलेट होता है। तो दैट इज़ ग्लोबल बेंचमार्किंग में हम लोग आए थे कि ग्लोबल बेंचमार्किंग कितनी है ओवरऑल और उसमें पर्टिकुलर किसी कंट्री की कितनी है, तो उस हिसाब से वो स्टॉक की क्या पोटेंशियल है, उस कंपनी की क्या पोटेंशियल है आगे बढ़ने की। ओके, नाउ द थर्ड वन इज वैल्यू माइग्रेशन। अब वैल्यू माइग्रेशन क्या है? अब वैल्यू माइग्रेशन है कि वैल्यू के हिसाब से लोग, टेक्नोलॉजी है या डिफरेंट चीज़ है तो लोग कितना ज़्यादा माइग्रेट करते हैं वैल्यू के हिसाब से कि कंपनी कितना ज़्यादा अच्छा कर रही है या कंपनी मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंपनी
उस हिसाब से अपने आप को अपडेट कर रही है या नहीं, कंपनी की जो प्रॉफिट है वो उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि अभी एआई का टाइम आ गया है, तो कितना जो अगर सपोज कोई आईटी की कंपनी है तो वो एआई के नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, उससे उसकी ग्रोथ की जो प्लानिंग है, जो पोटेंशियल है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसकी फॉरकास्टिंग करके, उसकी बिजनेस फॉरकास्ट की प्लानिंग को देख के। दैट कम्स अंडर द वैल्यू माइग्रेशन। अब वैल्यू माइग्रेशन में आते हैं ग्लोबल वैल्यू माइग्रेशन एंड लोकल वैल्यू माइग्रेशन। ग्लोबल वैल्यू माइग्रेशन, दैट इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू माइग्रेशन, आईटी के ले सकते हैं, हेल्थ केयर के ले सकते हैं। कि अगर सपोज अगर आईटी कंपनीज की हम लोग लेते हैं तो आईटी की अगर लेंगे, डेवलप वर्ल्ड से लोअर कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट कंट्रीज की तरफ वो कितना माइग्रेट कर रही है आईटी। अगर फार्मास्यूटिकल से लेते हैं तो डेवलप कंट्री से वो लो लेबर कॉस्ट केमिस्ट्री हेल्थ कंट्रीज़ की तरफ कितना माइग्रेट कर रही है, ये वैल्यू माइग्रेशन में आता है। दैट कम्स अंडर द ग्लोबल वैल्यू माइग्रेशन। बैंकिंग अगर सिस्टम है तो स्टेट ऑन बैंकिंग है और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, ये ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। टेलीकॉम है, फिक्स लाइन नेटवर्क से अब वायरलेस नेटवर्क की तरफ आ गया। पहले जो ट्रिन करके फ़ोन होते थे हम लोग रिसीव करते थे, लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, नाउ अब वायरलेस नेटवर्क है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो ये सब वैल्यू माइग्रेशन है। वैल्यू माइग्रेशन मीन्स ये शो करता है कि कंपनी लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं, पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। अगर आप कोई कंपनी अगर लैंडलाइन फ़ोन्स बनाती है और उसकी तरफ अगर वो माइग्रेट करती है और उसी एक प्रोडक्ट को लेके बैठी हुई है तो मार्केट रेपुटेशन, उसकी ग्रोथ आफ्टर फ्यू टाइम्स वो जीरो हो जाएगी। ई टेलिंग की कंपनी में आते हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलिंग से लेके ऑनलाइन रिटेलिंग पे अब आ गए। अब और हर चीज़ अब ऑनलाइन रिटेलिंग होती है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग हर कोई करते हैं। नाउ जेम्स एंड ज्वेलरी में अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट से ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट की तरफ आ गया। पहले छोटे छोटे गोल्ड स्मिथ्स होते थे, उनके पास जाते थे, वो जेवर बनाते थे, अभी भी होते हैं। उधर से ब्रांड्स आ गई है, तनिष्क है, रिलायंस है, सिर्फ मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो ठीक है। ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं। लोकल ब्रांड्स है स्टैंड्स फॉर जो कंट्री के अंदर हो रहा है तो कंपनी उसमें कितना ज़्यादा आगे बढ़ रही है। नाउ एविएशन में आते हैं। एविएशन मीन्स फ्लाइंग, सो फुल सर्विस एयरलाइंस एंड रेलवेज टू लो कॉस्ट एयरलाइंस। पहले जो एयरलाइंस थी सिर्फ जनरली एयर इंडिया की थी, तो वो अभी भी एक्सपेंसिव है, पहले भी एक्सपेंसिव थी। अब लो कॉस्ट में क्या है कि आपको जो फ्लाइट की टिकट्स हैं, एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, तो आपको लो कॉस्ट में भी टिकट्स अवेलेबल है। लो कॉस्ट डजंट मीन कि आपको 1 और 2,000 में अवेलेबल है। कि कहने का ये सेंस है कि वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है या नहीं। वैल्यू माइग्रेशन की तरफ कंपनीज अपने पोटेंशियल को कहाँ देख रही है, तो दैट कम्स अंडर द वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन लोकल लेवल पे भी होता है और ग्लोबल लेवल पे भी होता है। एवरीथिंग कम्स अंडर द वैल्यू माइग्रेशन। तो कंपनी वैल्यूज की तरफ कितना ज़्यादा अपने पोटेंशियल को देख रही है, उस तरफ कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कितना बढ़ा रही है। नाउ कम टू द एनटीडी अपॉर्चुनिटी। एनटीडी डी हटा देना चाहिए, डॉलर। नेक्स्ट ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। कंपनी की जो कंट्री की जो जीडीपी है वो कितना ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, उस हिसाब से हम लोग देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 60 ईयर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा उस टाइम से बढ़ी है और मेंटेन रही है। बिजनेस का बहुत ज़्यादा जो है वो माइग्रेशन हुआ है। लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से अब हर चीज़ में खुद को अपडेट कर रहे हैं। इंडिया आज के डेट में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हर
जो कंपनी है जो आप जिसको भी आप सेलेक्ट किया है आपने, तो वो फोर्थ लार्जेस्ट हो रही है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वो अपने पोटेंशियल को, अपने प्रोजेक्ट्स को वो कहाँ प्लानिंग कर रही है, ये सारे आते हैं एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी में। अब एक आती है जो एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी का एक और टर्म है, दैट इज विनर कैटेगरी एंड कैटेगरी विनर। विनर कैटेगरीज क्या है? विनर कैटेगरीज में हम लोग आते हैं सेक्टर वाइज आते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड टू ग्रो एटलीस्ट 1.5 मल्टीपल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, एक्सपेक्टेड टू ग्रो 1.5x nominal GDP grow, and one is आते हैं, and the second one is consolidated। consolidated होते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ, आपकी सिंगल होती है कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट, जैसे टेस्ला, वो क्या है? वो कंसोलिडेटेड है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब हम लोग जाते हैं जैसे कि विनिंग इन्वेस्टमेंट में आते हैं, विनर कैटेगरी में आते हैं कि ऑटो में आते हैं टू और 3 व्हीलर्स जो होते हैं, दैट इज विनर कैटेगरी विथ रेवेन्यू ग्रोथ एट 21% मोर देन 1.5x द करस्पॉन्डिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 12%। जो 2 और 3 व्हीलर्स हैं वो जीडीपी ग्रोथ रेट से 1.5x बढ़ी है, ठीक है। तो ये विनर कैटेगरी होती है। इट इज़ अ हाईली कंसोलिडेटेड सेक्टर विथ ओनली हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स। 2 और 3 व्हीलर्स में हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं और उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जीडीपी को बढ़ाने में उसकी जो शेल है वो बहुत ज़्यादा है। अब कैटेगरी विनर में आते हैं। कैटेगरी विनर में आप एक सिंपल एक एग्जांपल आयसर मोटर्स की हम लोग ले लेते हैं। आयसर मोटर्स की एक तो हम लोग पहले क्या थे, विनर कैटेगरीज में आए थे। विनर कैटेगरीज में 2 to 3 व्हीलर्स बाइक की 2 व्हीलर्स मीन्स बाइक और 3 व्हीलर्स की हमने बात की हुई थी। अब हम लोग आ जाते हैं कि उसकी सेल बढ़ी। अब फिर हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी विनर में कि अब कैटेगरी कौन सी थी उस विनर में। तो कैटेगरी विनर में आपकी आती है जैसे आयशर मोटर की जो बाइक है रॉयल एनफील्ड, वो आयसर मोटर की है, ठीक है। तो वो नीचे है आयसर मोटर की, उसमें उसकी पोटेंशियल क्या है? तो आयशर मोटर के जो हायर मैनेजमेंट के हैं उन्होंने अपने मैनेजमेंट को चेंज किया। दैट इज सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल के आने के बाद आयशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो उसकी बाइक है। द रीज़न इज़ दैट कि मैं यहाँ आपको ये बताने जा रही हूँ कि कंपनी ने जब देखा कि 2 और 3 व्हीलर्स की सेल ज़्यादा है, उससे जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, तो उसने अपने पोटेंशियल को देखा कि मैं उसमें कितना ज़्यादा मैं बीट कर रहा हूँ, लोगों की क्या इनकम है, किस लेवल के लोग मार्केट में हैं, किस लेवल के लोग इसको पसंद करेंगे। नॉर्मल बाइक की रेट जो 1 लाख टू 1.25 लाख के अंदर आती है, जो रॉयल एनफील्ड है वो एटलीस्ट 2 to 2.5 के बीच में आती है, फिर भी उसकी सेल है और उसने मार्केट को बीट किया है। तो कंपनी ने अपने पोटेंशियल को देखा, उसने एड्रेस किया। वैसे आयसर मोटर्स जो है वो मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स में भी आती है, बट अभी मैं 2 व्हीलर की बात कर रही हूँ। उसने 2 व्हीलर में अपने निशे को लेके उसने मार्केट को बीट किया, तो उसने अपने पोटेंशियल को देखा कि 2 व्हीलर को लेके कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है मैक्सिमम। तो दैट इज कम्स अंडर द एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब विनिंग इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे आयसर मोटर इन मार्च 2010, आयसर मोटर वॉज रीजनेबली वैल्यूड एट प्राइस टू अर्निंग रेशियो वॉज 21x। 2010 में प्राइस टू अर्निंग रेशियो वॉज 21x।
As a result, over the next 10 years, it is a massive outperform. 2010 में 21x था, उसके बाद मैसिव आउट परफॉर्म किया आयशर मोटर्स ने विद फाइनेंशियल ईयर 10 to 20 रिटर्न CAGR ऑफ 35% वर्सेस 5% ऑफ द सेंसेक्स। 35%, 5% सेंसेक्स बढ़े और वो 35% बढ़े। सो these are the things that comes under the addressable market opportunity. So before selection any stock, you have to go through this thing, whether how company is beating the market, पोटेंशियल क्या है, किस सेक्टर में कौन सी कंपनी की मैक्सिमम पोटेंशियल है, that comes under the potential market opportunity. If you have any question, then you have to inbox me. Thank you and take care.